प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज मतदान होना है और सुबह 10 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी। पहले वोटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे और तमाम सांसद आज वोट करने वाले हैं। तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं, वहां से आ रही ये सीधी तस्वीरें। पीएम मोदी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है और उसके लिए आज तमाम सांसद, वेदर वो राज्यसभा के सांसद हो या फिर लोकसभा के सांसद हो, सभी सांसद इसमें वोट करेंगे। अब जिन दलों ने अपनी दूरी बनाई है उनके सांसद वोट नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सभी सांसद आज वोट कास्ट करने वाले हैं। एनडीए का पलड़ा भारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट कास्ट करने के लिए पहुंच चुके हैं। फिलहाल तस्वीरें जो सामने आ रही है हम आपको दिखा रहे हैं। आज इस बात का फैसला हो जाएगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति आखिर कौन बनेगा। इसका फैसला आज ही हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद आज देश के अगले उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए मतदान करेंगे और इस बार मुकाबला बेहद रोचक है। सत्ताधारी एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन मैदान में है। विपक्षी इंडिया अलायंस की ओर से बी सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार है। चुनाव परिणाम आज शाम तक घोषित किए जाने की संभावना है। इन दोनों ही कैंडिडेट्स के बारे में अगर हम आपको बताएं, विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, गोवा के लोकायुक्त रह चुके हैं। इसके अलावा हैदराबाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम एवं मध्यस्थता केंद्र के न्यासी बोर्ड के सदस्य भी हैं। जुलाई 2011 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसले में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठित सलवा जुडूम को असंवैधानिक करार दिया था। सीपी राधाकृष्णन के बारे में भी आपको जानकारी हम दे देते हैं। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के प्रमुख ओबीसी जाति गोंडर से ताल्लुक रखते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। 2023 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और जुलाई 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया था। राधाकृष्णन ने 1998 से पहले कोयम्बटूर से लोकसभा चुनाव जीता और 1999 में दोबारा से इसी सीट से सांसद बने थे। अब देखिए, ये दोनों ही कैंडिडेट्स हैं और दोनों के लिए ही वोट कास्ट करने के लिए आज सांसद पहुंचने वाले हैं संसद भवन में। सुबह 10 बजे से इस प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी और 10 बज चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। तमाम सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा। हालांकि एनडीए उम्मीदवार संख्या बल में अगर देखा जाए तो ज़्यादा मजबूत स्थिति में नजर आते हैं, लेकिन क्योंकि गोपनीय चुनाव होता है ये बैलेट पेपर के जरिए और इसमें ये नहीं पता लगता है कि किसने किसको वोट दिया है, तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा गंभीर चुनाव इसलिए माना जाता है इसे कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, कोई वोट रद्द ना हो जाए, उसको लेके भी मॉक वोटिंग करवाई गई है। और दोनों ही ब्लॉक्स ने, चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडिया ब्लॉक हो, उन्होंने अपने सांसदों को ट्रेनिंग दी कि किस तरीके से उनको वोट कास्ट करना है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया अब बस थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर। पीएम मोदी वहां पहुंच चुके हैं और तमाम सांसद वहां पर मौजूद हैं और वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज ये साफ हो जाएगा कि आखिर देश के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे। बहुत महत्वपूर्ण पद है क्योंकि न सिर्फ राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्यरत रहते हैं उपराष्ट्रपति, अपनी जिम्मेदारियां वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी निभाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर राष्ट्रपति ना हो, उनकी गैर मौजूदगी में भी सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पर होती है। तो ऐसे में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और ये देखिए, तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं। जब एनडीए उम्मीदवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, उन्होंने बुके गिफ्ट किया। जब वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंच रहे थे, उस दौरान भी उनके साथ मौजूद रहे। वे तो सब एकजुट है ही हैं।
इसके साथ साथ अन्य दलों के सांसद भी आदरणीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको वोट देने जा रहे हैं। रिकॉर्ड मत से आदरणीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी की जीत होगी। सर, क्रॉस वोटिंग की भी कुछ आशंकाएं जताई जा रही हैं कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने बताया ना आपको, एनडीए के अलावा जो अनेक राजनीतिक पार्टियों के जो सांसद हैं अपनी पार्टी की लाइन को छोड़कर वो श्री सीपी राधाकृष्णन जी को वोट देने जा रहे हैं और बहुत भारी अंतर से श्री सीपी राधाकृष्णन जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। हमें एक नए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिलेंगे और उसके लिए आज वोटिंग है 10 बजे से। मुझे लगता है सबसे पहले प्रधानमंत्री जी वोट करने वाले हैं, तो उसके बाद हम सब वोट करेंगे और देश इंतज़ार कर रहा है। एक बहुत ही एक ऐसे व्यक्तित्व जो जिनके रग रग में राष्ट्रभक्ति प्रवाहित है, उनका अब तक का जीवन बहुत ही बेदाग और प्रेरणाप्रद रहा है। ऐसे सीपी राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति बनेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव है और सीपी राधाकृष्णन जी हमारी तरफ से उम्मीदवार है। एक अच्छा व्यक्तित्व, एक देश को समझने वाला व्यक्तित्व और हमारी जीत निश्चित है जैसा कि नंबर है, और एक व्यक्ति के रूप में भी एक बहुत अच्छा कैंडिडेट एनडीए की तरफ से दिया गया है। सीपी राधाकृष्णन जी जो हैं अगले हमारे वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। बहुत ही होनहार आदमी हैं, बहुत सेवाएं उन्होंने देश के प्रति दी हैं और उनके आने से जो है अब जो है वाइस प्रेसिडेंट का पद बहुत गौरवान्वित होगा। तो तमाम रिएक्शंस देखिए हम आपको दिखा रहे थे। जो एनडीए घटक दल से तमाम सांसद आते हैं उनका मानना ये है कि एनडीए उम्मीदवार बहुत ही मजबूत स्थिति में है और उनका चुना जाना तय है। हालांकि क्रॉस वोटिंग को लेकर भी जब सवाल पूछे गए हैं तो उन्होंने बताया है कि क्रॉस वोटिंग की संभावना कम है और अपने तमाम सांसदों को जो एनडीए गठबंधन है उन्होंने ट्रेनिंग दी है कि किस तरीके से वोट कास्ट करना है। और सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं कि वोट कैसे कास्ट करना है, महत्वपूर्ण ये है कि आपका वोट रद्द नहीं होना चाहिए, आपका वोट खराब नहीं होना चाहिए। आप जो वोट कर रहे हैं हर एक वोट मैटर करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में पहुंचे, सबसे पहले वोटर वही होंगे और पीएम मोदी के संसद के अंदर की उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पीएम यहां वोट करने के लिए पहुंचे और उसके बाद पीएम हिमाचल और पंजाब के लिए रवाना हो जाएंगे। तो एनडीए का पलड़ा भारी है। हालांकि इंडिया ब्लॉक भी अच्छी खासी चुनौती दे रहा है और इस पर हम और भी बात कर लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सतीश मिश्रा कनेक्ट हो गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और थोड़ी ही देर में रॉय तपन भारती जी भी कनेक्ट होंगे, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत सतीश सर आप ही के साथ में करना चाहूंगी। आज का जो उपराष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है वो कितना महत्वपूर्ण चुनाव है लोकतंत्र की दृष्टि से भी, और दूसरी तरफ आम जनता जब इसे देखेगी तो क्या आम जनता को इस चुनाव से ज्यादा फर्क पड़ता है या फिर केवल संसद के अंदर का ही वो इसे खेल मानते हैं? आप कैसे देखते हैं? जी मेरी आवाज सतीश जी आप तक पहुंच रही है? सतीश सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, उनको दोबारा से कनेक्ट करिए जरा। जी जी, आम जनता के लिए उपराष्ट्रपति का सर ये चुनाव कितना मायने रखता है? क्या लोग इसे सिर्फ संसद के अंदर का खेल मानते हैं या समझते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव है? सतीश जी सुन पा रहे हैं सर आप हमें? ठीक है, सुनील सर आपको मैं रुक करना चाहूंगी। सतीश जी को जरा दोबारा से कनेक्ट करिए, उनके ऑडियो में थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है। सर वही सवाल मेरा आपसे भी है, आम जनता के लिए ये चुनाव कितना मायने रखता है? क्या आम जनता समझती है कि आज का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है? कोई दिशा दशा तय कर सकता है? जी, जनता से तो मतलब नहीं है उपराष्ट्रपति का चुनाव।
लेकिन हाँ, निश्चित तौर से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव देश के लिए एक संदेश देने का काम तो करता ही है। जब संसद सत्र चल रहे होते हैं, चाहे राज्यसभा का चाहे लोकसभा का, तो जब ऐसे पद पर जो लोग रहते हैं, निश्चित तौर से जनता उनको देखती है किन मुद्दों पर चर्चा होनी है, किन मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी है, कौन देश के लिए महत्वपूर्ण है। जब ये निर्णय लेने का अधिकार जब उस सीट पे बैठे हुए लोगों को होता है, तो निश्चित तौर से जनता को प्रभावित करता है, देश को भी प्रभावित करता है। जो कुछ हाल के दिनों में घटनाक्रम हुआ कि देश में पहली बार उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, ये आजाद देश की पहली घटना है। पहले भी हुआ है, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ कि उस चुनाव हुआ दूसरे राष्ट्रपति के लिए प्रत्याशी रहे इसलिए उनको देना पड़ा। लेकिन एक उपराष्ट्रपति के पद पर चाहे कोई भी कारण रहे हो, विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया। तमाम ऐसे आरोप लगे जो मुझे लगता है नहीं लगने चाहिए थे। ऐसी परिस्थिति के बाद चुनाव होता है तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि जनता की निगाहें इस चुनाव पर रहेंगी। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि एनडीए के पक्ष में बहुमत है। एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीतेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि 2022 में जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसमें जितने मत जगदीप धनखड़ साहब को मिले, क्या उतनी बड़ी जीत, जितनी वोटिंग उनका 75% जगदीप धनखड़ को मिले थे वोट, क्या उस आंकड़े को छुपाएगा? क्या विपक्ष के सामने यह है कि उनको 182 वोट मिले थे, क्या वो 122 को क्रॉस कर पाएंगे? क्या विपक्ष इसलिए कवायद कर रहा है कि इस इलेक्शन पर निश्चित तौर से मान के चलिए कि विपक्ष एक हुआ है, और जिस तरीके से विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी ने जाकर के सारी पार्टियों से वोट मांगे हैं, तो ये कांग्रेस का और विपक्ष में बैठे हुए हर राजनीतिक दल का, या कहें इंडिया गठबंधन के सामने ये चुनौती है, क्या 2022 के रिकॉर्ड को तोड़ करके दिखाएंगे? क्या यदि वो 182 से ऊपर जाते हैं तो निश्चित तौर से वो भी कहेंगे जी हमारी बड़ी जीत है जी। या 528 वोटों से कम रह पाते हैं तो इंडिया गठबंधन के सामने चुनौती होगी। ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये मान के तो चला ही जा रहा है कि एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी निश्चित तौर से बिल्कुल नंबर गेम उन्हीं के पक्ष में नजर आ रहा है। सुनील सर, मैं वापस लौट रही हूँ। सतीश जी एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हमारे साथ। रॉय तपन भारती जी भी कनेक्ट हो गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है सर आपका। सतीश सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि एनडीए के पक्ष में जो नंबर गेम है वो ज्यादा जाता हुआ नजर आ रहा है, उनके पास ज्यादा वोट्स हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि ज्यादा सांसद की संख्या उनके पास है। लेकिन इंडिया ब्लॉक ने भी बहुत ही मजबूती से अपना उम्मीदवार उतारा है, और पिछली बार की स्थिति में इंडिया ब्लॉक के जो इस बार की स्थिति है वो थोड़ी ज्यादा मजबूत नजर आती है। ऐसे में ये लोकतंत्र में जो ये कॉन्टेस्ट हो रहा है, ये कंपटीशन हो रहा है, ये इसका संदेश पब्लिक में किस तरह का जाएगा? देखिए, जिन परिस्थितियों में ये चुनाव आज हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात ये है कि ये चुनाव इसलिए आवश्यक हो गया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अचानक इस्तीफा दे दिया। किन कारणों से दिया, कहा यह गया, उन्होंने कहा कि उनके स्वास्थ्य कारण है, पर उन्होंने उसके बाद किसी से भी नहीं मिले, किसी से भी बात नहीं की। इस तरह से एक सस्पेशन से पब्लिक स्फीयर में उठे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से जगदीप धनखड़ जी का जो उपराष्ट्रपति रहते हुए और विशेषकर जो उन्होंने राज्यसभा के सभापति होने के नाते जो रोल प्ले किया था, उस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठे थे। देखिए, आज प्रजातंत्र में इस प्रकार उपराष्ट्रपति एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, चूंकि वो राज्यसभा का सभापति होता है और वहां पर उसकी एक तटस्थ भूमिका होनी चाहिए, जो कि जगदीप धनखड़ जी की अवश्य ही नहीं थी। अब इस वक्त पहली बार हमारे संविधान निर्माताओं ने ये कहा कि ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा वो पार्टी के आधार पर नहीं होता है। हर सांसद को ये हक दिया गया है कि वो अपनी स्वेच्छा से मत दे सके। आज जिस प्रकार का हमारे देश में प्रजातंत्र पर जिस प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं, उस
के परिप्रेक्ष्य में आज का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जैसा कि आप कह रहे हैं, सभी साथी कह रहे हैं कि नंबर गेम पेपर पर एनडीए के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। पर क्या ये हम पूछ सकते हैं कि सारे सांसदों की अंतरात्मा समाप्त हो चुकी है? क्या अंतरात्मा की बात वो सुनेंगे? जिस प्रकार की घुटन आज महसूस की जा रही है उसका कुछ जवाब देना चाहेंगे। ठीक है, ये हमको पता चलेगा जब आज शाम को काउंटिंग होगी। बिल्कुल। क्या लोगों ने ये तय किया कि वो अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे या पार्टी की आवाज सुनेंगे? ठीक है सर, ये एक बड़ा प्रश्न है। जी जी, मैं लौट रही सर आपके पास। तपन सर, अब मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। ऐसा मोस्टली होता है क्या, अंतरात्मा की आवाज सांसद सुनते हैं, पार्टी लाइन के हिसाब से ही चलते हैं? क्योंकि अभी जब मॉक वोटिंग भी करवाई गई, उसमें भी ट्रेनिंग दी गई, सबसे ज्यादा फोकस चीज ये थी कि उनका वोट किसी तरीके से बस रद्द ना हो जाए और वोट काउंट हो, जो भी सांसद वोट कर रहे हैं। ये दोनों ही दलों, दोनों ही गठबंधनों की तरफ से किया गया था। लेकिन सर, सवाल मेरा आपसे ये है कि विपक्ष कैंडिडेट मजबूती से उतारा है, ये जानते हुए कि एनडीए के पक्ष में नंबर गेम नजर आता है, तो ये कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई है या सिर्फ राजनीति ही, गंभीर राजनीति इसमें नजर आती है? पूजा, ऊपरी तौर पर तो विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में कम से कम 100 अंक का डिफरेंस तो दिखता है, लेकिन अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है, दिल्ली में आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, वहां एक चुनाव हुआ था और उसमें बीजेपी उम्मीदवार थे संजीव बलियान। वो मोदी जी के बहुत प्रिय हैं, बहुत खास है, तो बीजेपी की ओर से ऑफिशियल कैंडिडेट थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। वहां सांसद और पूर्व सांसद उसके मेंबर होते हैं। वहां जो नॉन कैंडिडेट थे, हालांकि वो भी बीजेपी के सांसद थे, राजीव प्रताप रूडी जो बिहार के छपरा से लोकसभा के सांसद सदस्य हैं, वो चुनाव जीत गए। बहुत हाईकमान को हैरानी हुई, प्रतिक्रिया तो सार्वजनिक तौर पर नहीं आई। ये पहली बार ऐसा देखा गया है कि बीजेपी के अंदर ही बीजेपी की हिदायत के बाद भी ऐसे कैंडिडेट को जिताया गया जो बीजेपी का कैंडिडेट नहीं था। जी। अब उपराष्ट्रपति चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। उपराष्ट्रपति चुनाव में पार्टी व्हिप जारी करने की परंपरा नहीं है संविधान के मुताबिक। मतलब कि कौन मानी अंतरात्मा के आवाज पर जो चाहे मतदान दे सकता है। तो जाहिर है कि नरेंद्र मोदी जी की पकड़ कितनी अच्छी है पार्टी के ऊपर, सरकार के ऊपर, सांसदों के ऊपर, उसका टेस्टिंग आज हो रहा है कि उनमें से किसी ने गुप्त मतदान में किसी अन्य उम्मीदवार को दिया वोट, मिस्टर रेड्डी को यदि वोट पड़ा, जस्टिस रेड्डी को यदि वोट पड़ा, तो हाईकमान ये पकड़ नहीं पाएगा, जान नहीं पाएगा कि किस सांसद ने ये खेल किया। तो लेकिन इसके बाद भी जो एक्सरसाइज होती है बीजेपी के बारे में तो कहा ही जाता है कि कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। अलग अलग राज्यों के हिसाब से भी इन्होंने सबको बताया। फिर वोट का पैटर्न क्या है कि लोकसभा या विधानसभा के चुनाव या राष्ट्रपति चुनाव से इतर है। यहाँ पर माने पेन से लिखना है। वो पेन कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करता है। उसमें पहली प्राथमिकता आप किस उम्मीदवार को दे रहे हैं, दूसरी किस उम्मीदवार को दे रहे हैं। मान लीजिए उलट फेर हो गया कि रेड्डी को किसी ने फर्स्ट बना दिया, किसी ने सेकंड बना दिया। हालांकि हालात इनके पक्ष में है, चूंकि दो पार्टियां तो दो या तीन पार्टियां तो मतदान के लिए तो आएंगे ही नहीं। तो अच्छा, अब क्या है कि 11 सांसदों की अनुपस्थिति है, मतलब वो दिवंगत हो गए या जो हो गए, तो बहुत ज्यादा वोटों की एनडीए कॉन्फिडेंट है ऊपरी तौर पर कि हम चुनाव तो जीत जाएंगे, लेकिन अंदर से सशंकित भी है। पूजा जी। सर, मैं लौट रही आपके पास। सुनील सर, अब मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। क्या उतनी, मतलब क्योंकि पकड़ की बात जैसे तपन सर ने की है कि कितनी पकड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहती है अपने तमाम सांसदों पर, जो घटक दल में तमाम सांसद हैं उन पर। 2019 में जो रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद जो 2024 में रिजल्ट आए, उसमें काफी डिफरेंस था। तो क्या वो मजबूती अभी भी उतनी नजर आती है? देखिए, ये 2022 के चुनाव भी बताते हैं और शाम को नतीजे आएंगे निश्चित तौर से। यदि 423 से ऊपर वोट मिलते हैं
तो बीजेपी की में नरेंद्र मोदी जी की पकड़ है, और 423 से नीचे आ गए हैं तो पकड़ नहीं है। लेकिन जहां तक मैं मान के चलता हूं कि ये 450 क्रॉस करेंगे, 450 से ऊपर वोट जाएंगे। और इसलिए जाएंगे कि चाहे वो दो राजनीतिक दल बीआरएस और बीजेडी ने, जिनके लगभग 11 राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने मना ही कर दी कि हम राज्यसभा में हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। और इनका कोई मतलब भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने 4 दिन पहले ये कह दिया था कि हम इससे दूरी बना के रहेंगे। बहुत स्थिति स्पष्ट उन्होंने नहीं की थी। लेकिन जहां जिन पार्टी की बात है, जो एनडीए के घटक दल हैं, चाहे जेडीयू हो, चाहे एलपी हो, चाहे आरएलएम हो, चाहे टीडीपी हो, ये स्पष्ट रूप से कह चुके हैं। 240 के आसपास बीजेपी के लोकसभा सदस्य हैं, राज्यसभा में 129 हैं, वाईएसआर कांग्रेस के 4 हैं, जगनमोहन रेड्डी के 11 हैं। ये लोग पहले ही घोषणा कर चुके हैं राजनाथ सिंह से मिलके, तो इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन बार बार जब मैं 2-3 दिन से सुन रहा हूं कि अंतरात्मा की आवाज, एक ऐसा वर्ड निकल के आ गया है, इस देश के नकारा उपराष्ट्रपति। देखिए, इसमें अंतरात्मा तो अपनी जगह है, इसमें पार्टी व्हिप लागू नहीं होता। तो जस्टिस सुदर्शन इज द नेशन कैंडिडेट, देश के कैंडिडेट। तो कांग्रेस की तरफ से देखिए रिएक्शन दिया गया है, अंतरात्मा को लेकर भी उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कोई पार्टी व्हिप में जारी नहीं होता है। हमारे सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। सुनील सर, वो हमने एक सोर्स काटा था, लाइव सोर्स, अब आप अपनी बात को कंप्लीट कर दीजिए शॉर्ट में। तो इसमें भी आ गया था अंतरात्मा। एक थे अंसारी साहब, थे देश के 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहे। उनके कारनामे पर अपना अंतरात्मा नहीं जागी लोगों की? एक ऐसे नकारा व्यक्ति को इस देश का उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन जी की वो और क्या कहेंगे, मेरी जीत होगा वो कहेंगे क्या? ये भी कोई सवाल है क्या? नहीं, आप क्या कहेंगे सर? व्हाट इज योर होप? कितने होपफुल हैं? आई एम मोर देन होपफुल दैट आई एम गोइंग टू विन दिस इलेक्शन। आपने पिछली बार बातचीत में कहा था कि आपकी जीत होगी, अगली बार जब आप बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति से बात करेंगे, हमसे बातचीत बिल्कुल बात करेंगे, वो तो कल बात करेंगे ना। थैंक यू। संतोष गंगवार को सुन रहे थे आप। कॉन्फिडेंट है एनडीए उम्मीदवार के जीत को लेकर। फिर से लाइव सोर्स से काटा था सर, मैं लौट रही हूं आपके पास। एक छोटा सा रिएक्शन सतीश सर आपसे लेना चाहती हूँ। क्रॉस वोटिंग के चांसेस कितने लग रहे हैं आपको इन चुनावों में? और दूसरा, इसी के साथ साथ मैं ये भी ऐड ऑन कर देती हूँ सतीश सर, कि क्या आपको लगता है कि जो इंडिया ब्लॉक है, अब क्योंकि उनको लेके बार बार ये धारणाएं, ये बार बार चर्चाओं का विषय रहा है कि सब लोग अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके लिए भी उनकी एकजुटता का भी लिटमस टेस्ट है ये। सतीश सर, तो सही है कि एकजुटता इस चुनाव में तो कम से कम दिख ही रही है, सब इकट्ठे दिख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो कहा जा रहा है कि भाई देखिए हामिद अंसारी नाकारा थे, अरे भाई ये आप हामिद अंसारी की किस नाकारापन की बात कर रहे हैं? एक प्रोफेशनल डिप्लोमेट था वो भाई, वो खैर जाने दीजिए। सुदर्शन जी की एक ही क्वालिफिकेशन है, वो संघ के सदस्य हैं। दूसरी तरफ कैंडिडेट है जस्टिस रेड्डी, जो प्रोफेशनल है, जिसने कि अपनी क्रेडिबिलिटी को साबित कर चुके हैं। तो संघ का तो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के नाम पर आप कुछ भी करा सकते हैं, गलत सही, तो उसके ऊपर ये। तो मेरा कहना यह है कि इस चुनाव में आपको क्रॉस वोटिंग हो सकती है, मैं इसको रूल आउट नहीं करूंगा। ठीक है सर। तपन सर, आपका एक रिएक्शन चाहिए मुझे इस पर। लंबे समय से आप राजनीति को कवर कर रहे हैं, ये चुनाव जो है, क्या ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है, या फिर सिर्फ औपचारिकता ही लग रही है? देखिए, आज से 56 साल पहले सन 1969 में राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था। थोड़ा सा दिलचस्प वाकया, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो कांग्रेस के ऑफिशियल उम्मीदवार थे संजीव रेड्डी, और वीवी गिरी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े थे, और ऑफिशियल कैंडिडेट हार गए और निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हो गई। तो कई बार चुनाव में उठापटक होता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज के चुनाव में राधा कृष्णन कहीं कमजोर हैं या कहीं से, एनडीए इतना सशक्त है आज की तारीख में, घटक दलों पर भी उसकी पकड़ बहुत अच्छी है जी। लेकिन जो
पार्टी व्हिप जारी न करने का जो संवैधानिक जो व्यवस्था है ना, उसके कारण थोड़ा उहापोह की स्थिति रहेगी। अब वो पार्टी किस तरह से क्रॉस चेक करेगी, चूंकि वहां तो आपको मतपत्र देखने का अधिकार भी नहीं होगा, मतपत्र देखने का भी अधिकार भी नहीं होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि आज का इलेक्शन का रिजल्ट जो है हर आदमी देखना चाहेगा। उम्मीद देखिए शाम को 6 बजे मतदान, शाम को 5 बजे मतदान समाप्त हो जाएगा, मतलब टोटल कुल 7 घंटे का मतदान है जी। तो उसके बाद वोटों की काउंटिंग शुरू होगी। प्राथमिकता और द्वितीय से दोनों उम्मीदवारों के बीच की जब काउंटिंग होगी तो 1 घंटे से लेकर 4 घंटे के अंदर में पता चल जाएगा कि देश के अगले 15वें उपराष्ट्रपति कौन है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही राय तपन भारती वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सबसे पहले कौशिक साहब आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा, और क्योंकि अब उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है, और क्या आपको लगता है सर कि दलगत राजनीति ही एक बार फिर से केंद्र रहेगी इस उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर? कौशिक साहब। सर प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए, म्यूट आपने किया है। कौशिक साहब। जी बसंत जी, बिल्कुल निश्चित तौर से आपने सही सवाल किया, और जो भी राजनीतिक दल इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते कि हम किसके साथ जाएं किसके साथ नहीं जाएं, वो निश्चित तौर से इस वोटिंग से बहुत दूर चले जाते हैं। और दो राजनीतिक दल बीजेडी और बीएसआर ने कह भी दिया कि हम वोटिंग का हिस्सा नहीं रहेंगे। ठीक है। लेकिन जो भी है, निश्चित तौर से जो भी आंकड़े आ रहे हैं, लगभग 423 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के गठबंधन के हैं ही, और बीएसआर कांग्रेस और जगनमोहन रेड्डी ने भी समर्थन का ऐलान रक्षा मंत्री से मिलकर के दिया है। तो कुल मिलाकर के 445 के आसपास जा रही है संख्या। तो ये तो निश्चित है कि एनडीए कैंडिडेट जो सीपी राधाकृष्णन जी हैं उनको जीत मिलेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है, क्या 2022 के जो नतीजे थे उन 22 के नतीजे में क्या बदलाव आएंगे। 2022 में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को 75% वोट मिला था, और इंडिया गठबंधन के व्यक्ति को 182 वोट केवल मिले थे, और 50 सांसद इस वोटिंग से दूर रहे। इस बार 11 सांसद वोटिंग से दूर हैं। तो कौन सांसद दूर हैं वो तो क्लियर हो ही गया कि वो एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। उनको संभावना थी कि इंडिया गठबंधन के साथ जाएं, हो सकता है बातें नहीं बन पाई होंगी, इसलिए वो दूर चले गए। उनको अपनी प्रदेश की पॉलिटिक्स भी देखनी है। लेकिन ये जरूर है कि इंडिया गठबंधन के सामने ये बड़ी चुनौती है कि 2022 के चुनाव में जहां उनको 182 वोट मिले थे, क्या उससे अधिक वोट पाकर के अपनी पीठ थपथपाने का काम करेंगे और ये कहेंगे कि नहीं साहब अंतरात्मा जताई देखिए 2022 में तो 182 थे, इस बार हमको 250 वोट मिल गए, मतलब पिछले चुनाव की अपेक्षा हमको ज्यादा वोट मिले हैं। और ये आंकड़ा कह भी रहा है कि लगभग 340-335 के आसपास इंडिया गठबंधन को वोट मिलेंगे यदि क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो। या अभी तक जो सूचनाएं आई है, कुछ राजनीतिक दल नदारत नहीं रही और संख्या बढ़ भी सकती है कि कुछ राजनीतिक दल इस वोटिंग से दूर रहे। तो ऐसी स्थिति में क्लियर हो पाएगा 2 बजे तक कि बीआरएस और बीजेडी के अलावा और राजनीतिक दल भी आएंगे क्या जो वोटिंग से दूर रहेंगे, क्या क्रॉस वोटिंग होगी, ये निश्चित तौर से शाम के नतीजे बताएंगे। पर हाँ, ये जरूर है कि जो एक नारा दिया है, बार बार कह रहे हैं कि साहब अंतरात्मा की आवाज, अंतरात्मा की आवाज, और मैं बार बार यही कह रहा हूँ, 3-4 दिन से मैं सुन रहा हूँ कि अंतरात्मा की आवाज। एक उपराष्ट्रपति अंसारी साहब थे, 10 साल इस देश के उपराष्ट्रपति रहे। उन्होंने कहा कि मुझे डर लगता है इस देश में। उन्होंने का ऊपर आरोप थे, कुछ खुफिया विभाग के अधिकारियों की लिस्ट दे दी, उन्होंने मरवा डाला। उनका ऊपर आरोप था कि आईएसआई और पाकिस्तान के कुछ मीडिया कर्मियों से अलग जाकर के अकेले में मिले थे। तब अंतरात्मा कहां चली गई? तब अंतरात्मा की आवाज क्यों निकल के नहीं आई कि एक उपराष्ट्रपति जैसे पद पर रहने के बावजूद भी यदि उसके ऐसे कारनामे रहे, ऐसे इस देश के लोकतंत्र पर उन्होंने कुठाराघात किया कि उन्हें डर लगने लगा, मुझे लगता उस समय अंतरात्मा जग गई होती तो आज की वोटिंग में भी मैं मानता कि अंतरात्मा जगने का जो नारा उन्होंने दिया है, जरूर अंतरात्मा जगती। ठीक है, यहाँ पर राय तपन भारती हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। ऐसे में भारती जी, बात अगर करें ये जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है, अब आंकड़े क्योंकि नंबर गेम के हिसाब से सारा गेम चलता है, लेकिन मुझे लगता है सर शाम होते होते
ये हो ही जाएगा तय कि यहां पर एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन विजयी हो गए, तय माना जा रहा है? देखिए, राधा कृष्णन जो हैं उनकी जीत तो पक्की मानी जा रही है। इस बात इसमें संशय बहुत कम है। जीत का मार्जिन कितना होगा, लड़ाई उसकी है। एनडीए जो है उसकी कोशिश है कि अब जैसे मैं बताऊं कि लोकसभा में 542 सदस्य और राज्यसभा में 239 हैं, तो यदि सारे सदस्य जीवित हैं तो 391 वोट से उपराष्ट्रपति का चुनाव में विजयी घोषित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ 11 उम्मीदवार नहीं है, तो संख्या घट गई। अभी क्या है कि 385 उम्मीदवार जो हैं वो वोट जीतने के लिए चाहिए, मतलब इसे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। अब वोटिंग पैटर्न के मुताबिक जहां पर कौन उम्मीदवार किसको वोट डाल रहा है, मतदाता किसको वोट डाल रहा है, इसकी जानकारी ना पार्टी को मिलेगी, क्योंकि पार्टी व्हिप जारी करने की परंपरा है ही नहीं यहाँ पर। तो ये मैक्सिमम वोट एनडीए के पाले में आता है कि नहीं आता है, यदि आया तो मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी बात होगी, और कम आया तो फिर ये विपक्ष के लिए एक मौका होगा सरकार की आलोचना करने का। ये ज्यादा नहीं, हफ्ते 2 हफ्ते मामला चलता है। उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद जो राजनीतिक प्रतिक्रिया आती है वो हफ्ते 2 हफ्ते तक दिखाई पड़ता है। देखिए, इसमें आम जनता इन्वॉल्व नहीं है, केवल सांसद इसमें इन्वॉल्व हैं, और सांसदों के इन्वॉल्वमेंट के बाद उपराष्ट्रपति एक ऐसा महत्वपूर्ण पद है जो संविधान में उसके दूसरा नंबर है। राष्ट्रपति के बाद उन्हीं का नंबर आता है। वो राज्यसभा के सभापति के नाते राज्यसभा का चेयरमैन है, और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के सारे अधिकार उनके पास आते हैं। तो ऐसे में उपराष्ट्रपति का बड़ा महत्व है, लेकिन चुनाव में आम जनता का सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और तमाम विधानसभाओं का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। केवल पार्लियामेंट के सदस्य ही चुनाव जीतते हैं, जिस पर एनडीए ने मेहनत की है। एक बात और, एक अंदाज लगाया जा रहा है कि भारत की जो विदेश नीति जो बनी है, जो विदेश नीति में थोड़े बहुत रद्दोबदल होता रहा है, उसको लेकर भी कुछ सांसदों की नाराजगी रही है। क्या वो नाराजगी इस चुनाव में दिखेगा या नहीं दिखेगा, उसका भी स्पष्टीकरण हो जाएगा जब चुनाव परिणाम आएगा। और ज्यादा देर नहीं है, 5 बजे मतदान संपन्न होगा। हम समझते हैं कि शाम 7 या 8 बजे तक उपराष्ट्रपति चुनाव का परिणाम सामने आ जाएगा कि राधाकृष्णन कितने वोट से चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल। कौशिक साहब हमारे साथ लगातार पैनल में मौजूद है। कौशिक साहब, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, बड़े दिलचस्प नतीजे मुझे इसलिए लगे क्योंकि एक अच्छा, एक हेल्थी विपक्ष हमें मिला, और किसी भी लोकतंत्र की पहचान तो यही होती है ना कौशिक साहब की, जो आपका विपक्ष है वो बेहद ज्यादा स्ट्रोंग हो। एक एकजुटता तो दिखाई दे रही है विपक्ष में। आज सुबह एनडीए के जो दल हैं उन्होंने अपने सांसदों को लेकर ब्रेकफास्ट मीटिंग की, और ये जब इस तरह की ब्रेकफास्ट मीटिंग होती है कौशिक साहब, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि एक सीधा सा मैसेज होता है कि जी आपको ये करना है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं कौशिक साहब जिन्होंने अपने आप को हटा लिया है, विड्रॉल कर लिया है वोटिंग से। मुझे लगता है कौशिक जी की आने वाले समय में उनके पॉलिटिकल हित प्रभावित न हो, क्योंकि सरकार में बेहद ज्यादा राजनीतिक दलों का एक गठजोड़ भी तो दिखाई पड़ता है। अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं क्या फ्यूचर के लिए वो? कि क्या होता है कि राज्य में उनको सरकारें चलानी है, राज्य में संगठन को उनको चलाना है। केंद्र सरकार से वो ज्यादा विरोध मोल ले नहीं सकते। हाँ। लेकिन ये भी नहीं दर्शाना चाहते कि हमने केंद्र सरकार के प्रत्याशी को समर्थन कर दिया। तो ये पहली बार नहीं हो रहा, अधिकतर ऐसा होता है। पिछली बार भी 50 से ज्यादा 2022 के चुनाव में 50 से ज्यादा सांसद वोटिंग से दूर रहे थे। इस बार 11 की संख्या हो गई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इंडिया गठबंधन के सामने जो बिखराव था, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में फिर एक बार सारे राजनीतिक दलों को नजदीक लाने का जो प्रयास उन्होंने किया था वो सफल होता दिख रहा है। और इसलिए दिख रहा है कि 2022 के चुनाव में जहां उनको 182 वोट मिले थे, यदि हम उनका आंकड़ा इस बार लेना तो लोकसभा में 232 और राज्यसभा में 92 के आसपास हैं, तो ये आंकड़ा लगभग 334 के आसपास जा रहा है। यदि कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, तो यह 334 वोट भी यदि विपक्ष के प्रत्याशी को मिल जाते हैं तो निश्चित तौर से ये कहने के पास तो उनके लिए शब्द होंगे ही कि देखिए 2022 में
182 वोट मिले थे हमारे प्रत्याशी को, इस बार हमको 334 या 330 के आसपास वोट मिले हैं। निश्चित तौर से उसमें बढ़ोतरी हुई है, ये राजनीतिक संदेश देने का काम करेंगे। लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रॉस वोटिंग होगी, क्योंकि ये जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया तो एक सवाल तो खड़ा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम विपक्ष ने भी सवाल किए और जनता में भी ये संदेश गया कैसे कैसे हालात पैदा हो गए कि उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है, ये सारे लोग मानते भी हैं। अब कुछ हो, ये मुझे लगता है कि बाद में सारी चीजें धीरे धीरे करके निकल के मीडिया में आ भी रही हैं और आएंगी भी। लेकिन ये आजाद भारत का पहला प्रकरण है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है इस्तीफा देने के बावजूद। तो ये क्या निश्चित तौर से ज्यादा वोट कैसे मिले, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने चुनौती भी है कि जो भी आंकड़ा उनके पास उनको कैसे क्रॉस किया जाए, क्योंकि बिहार में चुनाव है और ये संदेश देने का काम भी करेगा कि नहीं अंतरात्मा विपक्ष की मर गई थी, या विपक्ष की अंतरात्मा जो बार बार जागृत करने की बात कर रहे हैं कि अंतरात्मा से आवाज देगा, ये अंतरात्मा निश्चित तौर से एनडीए के साथ आ गई। इन सब बातों का निष्कर्ष हम जब शाम को रिजल्ट आएगा पर निकालेंगे। पर दोनों गठबंधनों के सामने ये जरूर चुनौती है कि निश्चित तौर से 2022 के चुनाव को नतीजा, अब जैसे 2022 में 528 वोट जहां धनखड़ साहब को मिले थे, लगभग जो भी वोटिंग हुई उसका 75% वोट मिला। क्या इस चुनाव में भी 75% वोट मिलेगा? क्या 75% वोट मिल जाता है तब भी एक इंडिया गठबंधन के सामने कहने के लिए हो जाएगा कि देखिए हम हमारे साथ आज भी हैं, तब भी हमारे साथ थे, और निश्चित तौर से लोकतंत्र की दुहाई देकर के तमाम जो आरोप प्रत्यारोप लगेंगे वो दोनों गठबंधन के लोग, इंडिया और एनडीए गठबंधन के लोग, निश्चित तौर से शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग देखेंगे, जब नतीजा जाएगा हम लोग समीक्षा करेंगे तो ये सब बातें निकल के आएंगी। बिल्कुल भारती जी, जब शाम तक नतीजे आ जाएंगे, भले ही अब जो विपक्ष की भूमिका है वो मैं मान रहा हूं कि ज्यादा दिलचस्प, इसलिए कि विपक्ष मुझे लग रहा है कि पहले से तो 2022 के मुकाबले तो एक अच्छा परफॉर्मेंस देगा, एक कॉन्फिडेंट फैक्टर रहेगा विपक्ष के पास कि चलिए कम से कम इस कंडीशन में तो हम पहुंचे कि अपने वोट परसेंटेज को हमने बढ़ाया, अपने नंबर को हमने बढ़ाने का काम किया है। एक ये तो कॉन्फिडेंट फैक्टर रहेगा, क्योंकि भले ही हार हो जाए इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार की, लेकिन यह भी एक बड़ी बात है कि चलिए वोटिंग जो है उसमें हमने कुछ ऐसा स्थान बनाया कि सत्ता पक्ष बिल्कुल फॉर ग्रांटेड अपने आप को नहीं ले सकता। एक और मैंने फर्क देखा इस बार के चुनाव में, हाँ, कि विपक्ष के उम्मीदवार जो इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी हैं जी, वो कुछ मेहनत करते हुए नजर आए। वो तमाम ऐसे सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों से बात करते हुए नजर आए और संपर्क साधने की कोशिश की कि अंतरात्मा की आवाज पर आप मुझे वोट दीजिए, और उन्होंने कुछ प्रेस बयान जारी किए। ये भी एनडीए गठबंधन ने नोट किया कि विपक्ष का उम्मीदवार बहुत एक्टिव, और उनके ऊपर कोई दाग भी नहीं है, जस्टिस रेड्डी के ऊपर कोई इस तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप भी नहीं है कि कहा जाए कि, और राधा कृष्णन भी एक अच्छे उम्मीदवार हैं, बीजेपी के प्रति कटिबद्ध रहे हैं। उन्होंने तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की नींव मजबूत करने के लिए अच्छा खासा काम किया, वहां के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, और बतौर महाराष्ट्र गवर्नर भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। तो ये अच्छा, एक बात और है कि वाईएसआर कांग्रेस जो है, ये राधा कृष्णन रेड्डी का संबंध आंध्र प्रदेश से है, हाँ, और आंध्र प्रदेश में एक तरह से तेलुगु देशम के लिए एक मुश्किल बड़ा काम था कि अपने राज्य के प्रतिनिधि के जो जस्टिस रेड्डी हैं उनके पक्ष में न देकर एनडीए गठबंधन के राधा कृष्णन के पक्ष में दे रहे हैं, जो संयोग से वो भी दक्षिण भारत के हैं परंतु वो तमिलनाडु के हैं। लेकिन कहीं से भी ऐसा बयान तेलुगु देशम पार्टी की ओर से नहीं निकला जिससे आभास हो कि वो बीजेपी गठबंधन से अलग कोई उनका डिसीजन है, या मोदी के साथ वो इत्तेफाक नहीं करते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहा, और बहुत जल्द बिहार का इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला है, तो एनडीए गठबंधन भी चाह रही है, और इंडिया गठबंधन की भी कोशिश है कि इस चुनाव के जरिए जनता के में एक मैसेज जाना चाहिए कि हमारे उम्मीदवार ने सबसे ज्यादा वोट पाए, और ये वोटों की गिनती जब रात 8 बजे या 7 बजे शाम को जब जाहिर होगा तो हमें पता चल जाएगा कि राधा कृष्णन के पक्ष में कितने पड़े, क्या वाकई में
डिफरेंसेस बहुत ज्यादा था या बहुत गैप कम था? यदि गैप कम होता है तो मोदी सरकार के लिए चिंता का विषय होगा कि ये गैप क्यों हुआ। क्या एनडीए के भीतर में कोई नाराजगी है? क्या उनकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर जो बहुत सारे वाद विवाद होते रहे उसको लेकर सांसद नाराज हैं, या बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं? चलिए ठीक है, हमारे साथ कौशिक साहब लगातार इस समय पैनल में मौजूद है। कौशिक साहब, अब क्योंकि बीजेपी के लिए मुझे लगता है कि ज्यादा खलबली इस समय बीजेपी के दिल में है, क्योंकि बीजेपी के साथ जो सरकार बनाने में दलों का सहयोग है, उनके सहयोग की भरपूर जरूरत बीजेपी को पड़ेगी, वो तो एक ठीक है। लेकिन यहां पर सीधी जो टक्कर है इस समय दिखाई पड़ रही है अब इंडिया और एनडीए उम्मीदवार में। मुझे लगता है बीजेपी का एक प्रयास है कि सर इस बहाने से आने वाले कोई चुनाव में साउथ क्रैक कर जाए, वो साउथ को बड़ा केंद्र में रखा है बीजेपी ने। देखो, ये तो निश्चित तौर से है ही। जहां तक ये लग रहा था, बार बार अंतरात्मा की आवाज कर करके चंद्रबाबू नायडू की तरफ लोग इशारा कर रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएंगे। लेकिन टीडीपी के आप देखेंगे 18 सांसद है, और मैं मान भी लूं कि 18 सांसदों की अंतरात्मा जग भी जाती तो 450 से 18 सांसद कम हो जाएंगे, तब भी प्रत्याशी जीत रहा है। आप देखिए कि जहां 385 के आसपास जीत होनी है, जीत तो निश्चित तौर से मान के चलिए कि एनडीए प्रत्याशी की होनी है। पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के सामने बस 2022 के नतीजे जो थे उस पर बहस शाम को स्टार्ट होगी। बिल्कुल, और उसी पर मुझे लगता है कि दोनों के सामने चुनौती है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, 75% वोट, जितना भी वोट पड़ेगा, जितना भी वोट पड़े, क्या 75% वोट एनडीए गठबंधन ले पाएगा? ये बड़ा सवाल है। यदि 75% वोट एनडीए गठबंधन को नहीं मिलते हैं तो जरूर एक सवाल खड़ा होगा एनडीए गठबंधन पर, नरेंद्र मोदी पर और अमित शाह पर। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो, मैं बार बार कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन को यदि 182 से ज्यादा तो मिलने ही मिलने हैं, तो ये उनके पास मौका है कि 2022 की अपेक्षा हमने कर ली। लेकिन जहां साउथ की राजनीति की जो आपने सवाल खड़ा किया, देखो, राजनाथ सिंह जी को जिम्मेदारी दी गई कि वाईएसआर कांग्रेस और जगनमोहन रेड्डी दोनों से मुलाकात करें, और मुलाकात कर करके समर्थन आया। राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात हुई, बीच में क्या कमिटमेंट हुआ होगा ये पीछे के पर्दे की बात है, लेकिन हाँ, राजनाथ सिंह को उन्होंने कमिट किया कि हम एनडीए प्रत्याशी को वोट करेंगे। तो ये, और इधर चंद्रबाबू नायडू की बात की जाए, और राजनीतिक दलों की बात की जाए, वो एनडीए के साथ है। तो वो राजनीति आज उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो सद गई, अब भविष्य में क्या होगा इसका हम लोग नहीं कह सकते। चलिए ठीक है, कौशिक साहब और तपन भारती जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े आप और जी दिल एनसीआर हरियाणा को समय आपने दिया।